दोस्तों मैं अमित और स्वागत है आपका बोनीमित न्यूज में। हम आपके लिए यूपी की टॉप खबरों को लेकर आए हैं। आपसे विनती कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजों में फाइनेंशियल गड़बड़ी हो रही थी। इस पर सरकार सख्त है और इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर शिकायत मिली थी कि कुछ कॉलेज में फाइनेंशियल गड़बड़ी चल रही है। सरकार की ओर से फंड देने के बावजूद फंड की कमी हो रही थी, जिसके बाद हमने इस बारे में जानने की कोशिश की और 5 कॉलेज को ऑडिट कराया। मनीष सिसोदिया ने आगे बताया कि ऑडिट में पता चला सरकार इन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे देती है, लेकिन स्टाफ को सैलरी नहीं देते। वो कहते हैं कि सरकार से फंड नहीं मिल रहा है। ऑडिट में साफ हो गया कि मनमाने तरीके से फंड को खर्च किया जाता था। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार सेना के अधिकारियों की पेंशन छीनकर उनका मनोबल गिरा रही है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार उन अधिकारियों की सक्रिय सेवा के बाद पेंशन और वैकल्पिक करियर विकल्प छीनने वाली है। इतिहास में पहली सरकार बन जाएगी जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं उनसे उनके अधिकारों को छीनकर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर विपक्षी दल बीजेपी ने हल्ला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। बीजेपी के बयान पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में पटाखे बैन नहीं किए जाते, तब पर भी वो लोग हमसे सवाल करते क्यों पटाखे को बैन नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर का दिल भी खूब जीत रहा है। दरअसल इस वीडियो में ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता दिखाने के लिए एक पुलिस वाले ने 2 किलोमीटर तक की दौड़ लगा दी। मामला आंध्र प्रदेश के हैदराबाद का है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम 6 से 7 बजे के बीच जब ट्रैफिक अपने चरम पर रहता है, उसी दौरान एक कांस्टेबल की नजर ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस पर पड़ी। मरीज की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को समय पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, इसलिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रास्ता साफ करवाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर तक की दौड़ लगा दी। इसके बाद अब इस ट्रैफिक कांस्टेबल की हर तरफ तारीफ हो रही है। कांस्टेबल का नाम जी बाबा जी है। एम्बुलेंस का ड्राइवर निकलने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहा था, लेकिन जाम चौतरफा था। इसे देखने के बाद जी बाबा जी तुरंत एक्शन में आए और एम्बुलेंस के सामने आकर रास्ता बनाने की शुरुआत कर दी। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकार में कई दिनों से तनातनी का माहौल है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई की फिल्म सिटी वे उत्तर प्रदेश ले जाएंगे। यदि वे फिल्म इंडस्ट्री चलाने की क्षमता रखते हैं तो वे फिल्म उद्योग को ले सकते हैं। अगर उनमें क्षमता है तो वे फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। दरअसल कुछ महीनों पहले सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स एंगल में बॉलीवुड का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की यह चुनौती इसी संदर्भ में है। दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को नगरपालिका निकाय के पार्षद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के दिल्ली नगर निगम के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। आपको बता दें कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के लिए ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली दंगों के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस ने खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 14 सितंबर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के मुताबिक यूएपीए के तहत किसी भी आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से उस मामले पर मंजूरी लेनी आवश्यक है। कई महीनों के विचार विमर्श के बाद दिल्ली केजरीवाल सरकार ने पुलिस को केस चलाने की स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने सरकार में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने के कारण अपनी हार भाजपा को सुनिश्चित दिखाई दे रही है। यही कारण है कि सौदेबाजी और बोलियां लगाना शुरू कर दी है। उनके पास कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों की तरफ से निरंतर यह सूचना प्राप्त हो रही है
कि भाजपा के लोग विधायकों से संपर्क कर तरह तरह के उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाने का प्रचार किसी आंदोलन की तरह किए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने मुंडका में पीडब्ल्यूडी की एक परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोगों ने कोरोना वायरस की पहले की 2 लहरें का सामना किया है, वैसे ही वे तीसरी लहर का भी सामना करेंगे और जल्द ही ये समाप्त हो जाएगी। हज यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2021 के लिए एक्शन प्लान जारी कर दिया है। हालांकि कोरोना को लेकर इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, जल्द ही इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी। वहीं हज के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। फिलहाल 7 नवंबर से ऑनलाइन हज यात्रा के लिए आवेदन किए जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से कहा कि दोनों पड़ोसियों के बीच किसी भी गलतफहमी को चर्चा के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। 3 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को नेपाल पहुंचे जनरल नरवणे ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले यहां प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के विदेश संबंध सलाहकार राजन भट्टई ने कहा, बैठक के दौरान ओली और जनरल नरवणे ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में बात की। ध्रुवीय उपग्रह PSLV C49 के 7 नवंबर के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती आज शुरू हो गई है, जो कि देश के रडार इमेजिंग उपग्रह और 9 अन्य विदेशी उपग्रहों को लेकर जाएगा। प्रक्षेपण 3:02 पर अंतर्राष्ट्रीय समय पर निर्धारित किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर में खड़े होकर राजनीतिक टिप्पणी करने की आलोचना राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने की है। पार्टी के सांसद सौगात राय ने कहा कि दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पुण्य भूमि है, जहां उन्होंने कहा था कि जितने मत उतने पद, यानी भारत में सभी धर्मों का समान अधिकार है। ऐसे पुण्य भूमि पर खड़े होकर अमित शाह जिस तरह की बातें कर रहे हैं वह दुखद है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को रामकृष्ण परमहंस के विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और सभी धर्मों का समान भाव से आदर करना सीख लेना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में राज्य के 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। माना जा रहा है कि इस चरण में जिस गठबंधन को बढ़त मिलेगी, राज्य में अगली सरकार बनने में उसकी राह आसान होगी। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस चरण की अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। इस चरण में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जनता दल ने 37, भाजपा ने 35, विकासशील इंसान पार्टी ने 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। वहीं विरोधी दलों के महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे अधिक 46, कांग्रेस ने 25 तथा इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 42 प्रत्याशी उतारे हैं। जर्मनी की फुटवियर कंपनी वान वेलेक ने चीन से अपना कारोबार समेटकर उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 नई यूनिट शुरू की है। अभी तक कुल 2000 लोगों को इन यूनिट में रोजगार दिया गया है। वान वेलेक्स कंपनी अब यूपी में 3 परियोजनाओं में लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। महिंद्रा समूह के मुखिया प्रख्यात उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसे बूंद-बूंद इकट्ठा होकर अच्छी बाढ़ के रूप में तब्दील होने का संकेत बताया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? फिलहाल बाजी बाइडेन के हाथ लगती नजर आ रही है। उन्होंने ट्रंप से मिशिगन और विस्कासिन छीन लिए हैं। 2016 में यहाँ ट्रंप जीते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों की जीने का अंदाज बदल चुका है और इस वायरस ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को भी काफी प्रभावित किया है। जहां अमेरिका के कई हिस्सों में काफी ज्यादा वोट परसेंट देखने को मिला, वहीं कई लोगों ने कोरोना वायरस के डर से वोट डालने से भी दूरी भी बनाई है। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद से पुलिस ने जेल में मैराथन पूछताछ की। अतीक अहमद माफिया घोषित हो चुका है, इसलिए योगी सरकार उस पर शिकंजा कसने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि राज्य सरकार अतीक अहमद पर दर्ज मुकदमों की जल्द से जल्द विवेचना करना चाहती है। प्रयागराज पुलिस की एक स्पेशल टीम ने कई मामलों में अहमदाबाद जेल पहुंचकर अतीक के बयान दर्ज किए। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। बता दें कि इस मामले में अतीक के साथ उसके 4 अन्य साथियों को भी आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।